Hello everyone to my YouTube family. So we are again back. I hope you are all fine and good and looking the previous videos. Okay. So again we are back with the same chapter and the next topic, that is respiration. So we have to start our today's topic, that is respiration. Okay. Let's go. सो यू कैन रीड दीज टू एक्टिविटीज़. ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं बता रखा है. इसमें सिंपली आपको ये बता रखा है कि जो एक्टिविटी, सपोज जैसे ये एक्टिविटी देखते हैं हम, तो इसके अंदर आपको प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में. ठीक है, फिर उसमें आपको ब्लो करनी है एयर थ्रू दिस लाइम वाटर. इस लाइम वाटर से आपको एयर ब्लो करनी है, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर आपको दिखा रखा है. लाइम वाटर लिया, अब आप इसके अंदर से अपने एयर ब्लो कर रहे हैं. ओके, now note how long it takes for the lime water to turn milky. अब जब आप उसमें ब्लो कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप वो जो लाइम वाटर लिया था उसको मिल्की वाइटिश, या जो दूध का रंग होता है, दूध का जो कलर होता है, उसमें आपको कितना टाइम लगता है. यूज़ अ सिरिंज या पिचकारी. पिचकारी आती है या फिर सिरिंज आती है, वो इंजेक्शन वाली, उस तरीके की कुछ सिरिंज ले लीजिए. टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर, टेक इन अनदर टेस्ट ट्यूब. अब आपको एक में तो आपको ब्लो करना है एयर, एक में आपको ये पिचकारी लेनी है. इस पिचकारी से आपको प्रेस करना है. ओके, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर. सेम प्रोसेस वही करना है. अब इसमें देखना है कि कितना टाइम लगता है. व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट. तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में, जो हम ब्रीथ आउट, जो हम बाहर छोड़ते हैं, तो कितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर हम बाहर छोड़ते हैं. ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको रेस्पिरेशन के बारे में पता चलेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन. तो हम न्यूट्रिशन और डाइजेशन का प्रीवियस मैंने लेक्चर भी बना दिया है. ठीक है, उसमें आप अगर नहीं देखा तो आप उसको जाके देख लीजिए. तो न्यूट्रिशन का हम पढ़ चुके हैं. द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. जब आप फूड मटेरियल, जब आप न्यूट्रिशन के टाइम पे जो आप अपनी बॉडी के अंदर ले रहे थे, वो कहाँ यूज़ हो रहा था? वो यूज़ हो रहा था सेल्स में. किसके लिए? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, अलग अलग लाइफ प्रोसेस के लिए. जो फूड हमने ईट किया था, जो न्यूट्रिशन हमने लिया था, तो उस न्यूट्रिशन का क्या हो रहा था? उस न्यूट्रिशन को हम अलग अलग लाइफ प्रोसेस के लिए, एनर्जी के लिए उसको यूज़ कर रही थी सेल्स. डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज. अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स इसको अलग अलग वेज में यूटिलाइज करते हैं. कुछ उसको ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कुछ क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन को. किसके लिए? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए कम्प्लीटली, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाए. ओके, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अदर पाथवे यूज़ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती. हर केस के अंदर, जो भी केस चाहे कोई सा भी हो, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसके अंदर ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज, वो किस, जो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है हमें पता है. ठीक है, वो हमेशा ब्रेक डाउन होके एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है, जिसे हम पायरूवेट के नाम से जानते हैं. अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि अगर चाहे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, चाहे एब्सेंस में हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म का कैसा भी पाथवे फॉलो करे, लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेप है वो सब में कॉमन होती है. क्या कॉमन होती है? कि जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होगा, जिसे हम पायरूवेट बोलेंगे. यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, उसे हम बोलते हैं एरोबिक. ठीक है, आगे आएगा वैसे ही. और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जो जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही थी, उसे हम बोलते हैं एनारोबिक. ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होता है. फर्दर द पायरूवेट में बी कन्वर्टेड. में भी बोला है ना, तो वो कन्वर्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है, तो पायरूवेट आगे कन्वर्ट होता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में. ये प्रोसेस कहाँ लिया टुक प्लेस होता है? ईस्ट जब आप प्रिपेयर करते हैं फर्मेंटेशन के टाइम, किसी चीज़ में हम फर्मेंट करते हैं किसी चीज़ को. ठीक है,
तो उस टाइम पे ये प्रोसेस ईस्ट के अंदर होता है, ठीक है। सिंस दिस प्रोसेस, अब ये प्रोसेस एब्सेंस ऑफ एयर हो रहा है, मीन्स इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, तो इसे हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्मिक प्लेस लेता है। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का, जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा था तब तो कहाँ पे हो रहा था? ये साइटोप्लाज्म में। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ से एक बेसिक डिफरेंस एनारोबिक और एरोबिक में समझ आया कि एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन टुक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ओके, तो अब वो जब 3 कार्बन पायरुवेट ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो क्या देगा आपको? वो 3 मॉलिक्यूल्स देगा कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन करवाएंगे तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट स्टेप जो बनी थी वो पायरुवेट जब ब्रेकडाउन होगा तो वो किस में ब्रेकडाउन होगा? 3 मॉलिक्यूल्स किसके देगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये तो फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। सेकेंड प्रोडक्ट जो होगा, मतलब सेकेंड स्टेप में जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा प्रोडक्ट है वो है वाटर। ओके, सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये सिंपल ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए हम इसे बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट। इसके अंदर एरोबिक प्रोसेस जो होता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनारोबिक प्रोसेस के अमाउंट में ज़्यादा होती है, मीन्स ज़्यादा एनर्जी का यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है। सम टाइम व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, तो ये तो हो गई प्रेजेंस में, वो था अभी हमने जो पीछे देखा था वो कम्प्लीटली एब्सेंस में। अब इन दोनों के जो बीच का प्रोसेस है, मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए लेकिन उसकी थोड़ी कमी हो गई, लैक हो गया उसका, तो एक और पाथवे बन जाता है इसके लिए। वो पाथवे क्या होता है? वो ये होता है कि जो ये पायरुवेट बना था 3 कार्बन का, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आपने कभी कभी देखे होंगे ना खेलते समय या फिर वैसे भी हम नॉर्मली हमारे क्रैम्प्स आ जाते हैं, मीन्स बाइटे, जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि बाइटे आ गए, तो वो बाइटे कब होते हैं? वो बाइटे इस प्रोसेस में होते हैं, ठीक है, मसल क्रैम्प्स। तो वो होता है कि जब आपकी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तब उसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही होता है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी या मसल्स में क्या हो जाते हैं? सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, ठीक है। अब इसी पूरे पैराग्राफ को आपको डिटेल में डायग्राम की हेल्प से समझाएंगे। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, ये हो रहा था साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में होने से क्या हुआ है? ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन हुआ, प्लस यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। फिर उसके बाद है, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो वो होगा ईस्ट में, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो हमारी मसल सेल्स में, अभी जो हमने देखा, और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। मीन्स ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन और ये लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब इनमें प्रोडक्ट देखो क्या क्या बनते हैं। अगर एब्सेंस है ऑक्सीजन की तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, हमने देखा ही था, एनर्जी रिलीज हो ही रही थी, और इथेनॉल भी साथ में बनता है। आगे लैक ऑफ ऑक्सीजन में अभी हमने देखा था लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है, जो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, जबकि ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल था। और प्रेजेंस में हमने सिंपली देखा ही था, कार्बन डाइऑक्साइड था और एक वाटर एक एज अ अदर प्रोडक्ट के रूप में बन रहा था, एनर्जी भी यहाँ से रिलीज हो, मीन्स एनर्जी तो तीनों में रिलीज हो रही है, ठीक है, तीनों में एनर्जी का रिलीज होना है। मेन तो हमें ये प्रोडक्ट से याद रखना है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बनता है, और प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आपको ये सिंपली इस पैराग्राफ को ना याद करके, अगर आप सिंपली ये भी याद कर लेंगे तो उसकी लैंग्वेज फॉर्मेशन ही करनी थी ऊपर, ठीक है। अब देखिए, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. अब यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी तीनों में, उस एनर्जी को आप सेलुलर रेस्पिरेशन
के जो रिलीज़ हो रही थी सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे जो एनर्जी, उसको इमीडिएटली हम किस में यूज़ करते हैं, सिंथेसाइज करने में। एक मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाते हैं हम, सिंथेसाइज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ATP। फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो हम आगे अभी देखेंगे। तो ATP का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या काम आती है, एक फ्यूल के रूप में काम आती है। एक तरह से जैसे हम कोई भी चीज़ को चलाने के लिए हम उसमें फ्यूल डालते हैं, तो सेम वही एक तरह से फ्यूल की तरह काम करती है, जो कि बाकी एक्टिविटीज सेल की उसमें परफॉर्म करने के हेल्प करती है। इन दीज प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ATP है वो ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ATP जो है यहाँ से वो ब्रोकन डाउन होगी और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज करेगी, जो कि ड्राइव करती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई थिंक all of you know what is endothermic reactions. एंडोथर्मिक मीन्स जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जहाँ पे हमने कोई एनर्जी दी और वो एनर्जी उस रिएक्शन में उसने एब्जॉर्ब कर ली, वो कहलाती है एंडोथर्मिक। एंड इसी का उल्टा होता है एक्सोथर्मिक, जहाँ पे एनर्जी को हम, एक्सो मीन्स बाहर, जहाँ पे एनर्जी को हम रिलीज करते हैं। ठीक है, ये मेरे फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं टेकिंग प्लेस इन द सेल। तो यहाँ से एंडोथर्मिक जो भी रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर इसकी जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उसके रूप में जो ATP है वो ब्रोक डाउन हो जाती है और फिक्स्ड अमाउंट एनर्जी का रिलीज कर देती है। ओके, तो यहाँ से ये समझाया गया था एनर्जी रिलीज का प्रोसेस। अब देखिए इसके अंदर हमें बता रखा है कि ATP क्या होती है। तो ATP एक एनर्जी करेंसी होती है ज़्यादातर सेलुलर प्रोसेस की। जो भी सेलुलर प्रोसेस होती है उसके लिए ये एनर्जी करेंसी के रूप में काम में ली जाती है। जो एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, अभी जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी अभी रिलीज हुई थी उसको हम ATP मॉलिक्यूल, टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP से ATP मॉलिक्यूल को हम बनाएंगे। एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का भी फॉर्मेशन करेंगे। सो ADP में आपने एक फॉस्फेट जो ग्रुप है इनऑर्गेनिक उसको ऐड किया, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज हुई और ADP जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में कन्वर्ट हो जाती है। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस ATP। फिर जो एंडोथर्मिक जो भी प्रोसेस होती हैं, जो रिएक्शंस होती हैं, उसमें इस ATP का यूज़ करके क्या की जाती है, रिएक्शंस को ड्राइव किया जाता है, रिएक्शंस फाइंड आउट की जाती हैं। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन द ATP, अब ये जो टर्मिनल फॉस्फेट था ATP में, उसको आप ब्रोक डाउन करेंगे किसकी हेल्प से, वाटर यूज़ करके, तो जो एनर्जी है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज। तो इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी वहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस। जैसे आपने देखे होंगे हर चीज़ में बैटरी डलती है आजकल। ठीक है, इन्वर्टर बैटरीज हो गई, वॉच में बैटरीज आने लग गई। ठीक है, जो भी बैटरी से जो भी चीज़ चलती है तो वो कैसे हमें अलग अलग एनर्जी प्रोवाइड करके अलग अलग यूज़ प्रोवाइड करती हैं। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, इससे हम मैकेनिकल एनर्जी भी ऑब्टेन कर सकते हैं, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ एनर्जीज हैं जो हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। सिमिलरली ATP कैन बी यूज इन द सेल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए भी हम ATP का यूज़ कर सकते हैं। ये ATP के यूजेस है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ATP के यूजेस बताइए तो आप ये यूजेस बता सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। तो इन सब एक्टिविटीज़ के लिए आप ATP का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, ये हमने देखा ही अभी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। सो एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो अब जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, या उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उनके पास इनटेक जो है ऑक्सीजन का वो अच्छा खासा मात्रा में होना चाहिए, अच्छी एक सफिशिएंट ऑक्सीजन की उनमें बॉडी में इनटेक होनी चाहिए।
तो हमने जैसे देखे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं स्टोमाटा से, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर रिलीज कर देते हैं और ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं, इसकी हेल्प से स्टोमाटा। और जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो सेल्स हैं वो एक कॉन्टैक्ट में होती हैं, किसकी, एयर के कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको इन गैसेस का एक्सचेंज होता है किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज़ हाइयर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती है। और ये तो कॉमन सेंस पता है हमें, कोई चीज़ जो ऊपर होगी हाई कंसनट्रेशन पे होगी वो ही तो यहाँ मूव करेगी लो कंसनट्रेशन पे। इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इसका कम है, तो यहाँ से ये चीज़ मूव करके यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। यहाँ से वो या तो सेल्स में अवे फ्रॉम देम चल जाती हैं या फिर वो एयर में एक्सपोज हो जाती हैं। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन। बेसिकली ज़्यादातर तो हाई से लो जाता है, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जिस पे डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन है कि वो लो टू हाई भी मूव कर सकता है, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। और कितनी रिक्वायरमेंट है प्लांट को जैसे ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि सपोज कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से इसने बताया कि एट नाइट, रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, इसका मतलब उनको कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर छोड़ेंगे वो। इसीलिए बोला जाता है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। सुना होगा क्यों, क्योंकि उसका सिर्फ बेसिक रीज़न यही है कि रात में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, जिसकी वजह से वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को वो इनटेक करते हैं। तो अगर हम रात को उनके नीचे सोएंगे तो हमारी डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि हम लोग भी अगर रात को, हम लोग भी क्या करते हैं, हमारा तो हमेशा हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। अब प्लांट्स भी यही करेंगे, ऑक्सीजन इनटेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट देखो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हम भी रिलीज़ कर रहे हैं, प्लांट भी रिलीज़ कर रहे हैं। तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं लेकिन उसके साथ में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स भी मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन तो कम हमारी बॉडी में कम जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। लेकिन कुछ एक प्लांट्स हैं जैसे तुलसी, पीपल, ठीक है, इनके नीचे सोने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। रात में ये रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे, जो नॉर्मल उनका डे रूटीन प्रोसेस होता है वही। तो इसलिए तुलसी और पीपल को हम एक तरह से इसीलिए इनको बोला जाता है कि इनको नहीं काटना चाहिए, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, बाकी आपको बेसिक इतना समझ आया कि इनका मेन साइंटिफिक रीज़न क्या है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। दिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है रेस्पिरेशन के लिए, वो तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो गई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सिंपल। हेंस देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। तो इसलिए दिन में तो ज़्यादा कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होती, क्योंकि जो रिलीज़ हुई वो प्लांट ने ले ली, फिर रिलीज़ हुई फिर प्लांट ने ले ली, तो इसलिए उसका बैलेंस नॉर्मल रहता है। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज, तो दिन के टाइम पे मेजर इवेंट क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज, और वो ऑक्सीजन कौन ले लेते हैं, हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स उसको ले लेते हैं, सिंपल। तो एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिससे कि वो ऑक्सीजन को अपटेक कर लेते हैं, अपनी बॉडी में ले लेते हैं एनवायरनमेंट से, और बाहर वो क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। जैसे अब हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं एटमॉस्फेयर से, जबकि जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो पानी में डिज़ोल्व होती है, कुछ अमाउंट की जो ऑक्सीजन जो पानी में डिज़ोल्व है उसको कौन ले लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स या जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स है वो वहाँ से ले लेते हैं, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हम लोग एटमॉस्फेयर से उस ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। Since the amount of dissolved oxygen
is fairly low compared to the amount of oxygen in the air. अब क्या होता है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है किसमें, वाटर में, ठीक है, वो फेयरली लो होती है किसके कंपैरिजन में, जो हवा में, जैसे हम जो एयर ब्रीथ करते हैं उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली जो वाटर में डिजॉल्व होती है। तो इसकी वजह से जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है किसकी, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, वो हमसे ज़्यादा फास्टर होती है। मींस वो जल्दी जल्दी बहुत फास्टली वो लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जबकि हम लोगों को थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है हमारा, लेकिन उनके लिए नहीं होता, वो हमसे ज़्यादा फास्टर ब्रीथ करते हैं देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कंपैरिजन में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ज़्यादा फास्टली ब्रीथ करते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में वो कंपैरेटिवली कम होती है कंपैरिजन इन जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स, तो फिशेस वाटर को अपने माउथ से लेते हैं एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिज़ोल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, और फिर वो वहाँ से गिल्स, तो हमें अब तक यही बताया गया था कि जो फिशेस होती हैं वो गिल्स से क्या लेती हैं, सांस लेती हैं, यही बोलते थे, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो यही होता है कि वो पानी को मुंह से ले लेती है और फिर वो उसको फोर्स लगा के गिल्स तक सेंड कर देती है, जहाँ पे जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो ब्लड के द्वारा वहाँ से ले ली जाती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। हम लोग सिंपल है, यही बातें रिपीट हो रही है बार बार कि जो ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल। अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्गन से इस ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। All of these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. हर ऑर्गन जो है जो जहाँ से हम जो भी एनिमल जहाँ से उसको सांस लेता है उससे क्या होता है, उनके सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया, ताकि जो ऑक्सीजन रिच जो एटमॉस्फेयर है वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आ जाए और वो वहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate. तो यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जिससे हम जिस पार्ट से हम ब्रीथ करते हैं उसी पार्ट से एक्सचेंज होता है। तो इसलिए ये जो सरफेस होता है वो बहुत ही फाइन एंड डेलिकेट, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही नाजुक जिसे हम बोल सकते हैं उस टाइप का होता है। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, ये बॉडी में होना चाहिए ताकि वहाँ से हम पैसेज जो है उसका दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया, जहाँ से जो पैसेज है इस एरिया से वहाँ पे हम उसका एयर का जो पैसेज है वो स्मूथली और इजीली चल सके और वो प्रोटेक्ट रहे, उसको कोई डैमेज या कोई भी नुकसान नहीं हो। In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. तो इसके लिए भी हमारी बॉडी में एक मैकेनिज़्म होती है जिसकी हेल्प से जो एयर है वो मूव करती है अंदर और बाहर, ठीक है, ऑफ दिस एरिया, इस एरिया से जहाँ पे ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करना होता है। अब देखिए इसमें आपको बताएंगे अब पूरा एक डिटेल में कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर एयर कहाँ से ली जाती है, नॉस्ट्रल, सबको पता है नॉस्ट्रल्स होते हैं हमारे, वहाँ से हम एयर को अंदर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एयर जाएगी पासिंग होती हुई नॉस्ट्रल से, वो फिल्टर होएगी, हमारे नोज़ में आपने कभी देखे हो तो फाइन हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि पैसेज को लाइनिंग किए होते हैं। उन लाइनिंग की हेल्प से यहाँ से जो फिल्टर हो जाती है वो एयर थोड़ी सी, ठीक है, जो भी हार्मफुल या जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है वो उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर से फिल्टर हो जाते हैं। फिर यहाँ से पैसेज जो है उसमें म्यूकस होता है जो कि हेल्प करता है इस प्रोसेस को आगे फर्दर मूव करने के लिए। यहाँ से एयर पास होती है और होते होते हमारे गले थ्रोट से होती हुई लंग्स में चली जाती है, ठीक है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, थ्रोट में हमारे कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इंश्योर करती है कि जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स नहीं हो जाए। मीन्स अपनी ऐसा बोलते हैं ना कि विंड पाइप और फूड पाइप अलग अलग होती है,
अगर वो दोनों एक दूसरे से कोलैप्स हो गई तो जो ह्यूमन बीइंग है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इसमें कुछ कार्टिलेजेस लगी हुई होती है हमारे थ्रोट में, जिसकी वजह से एयर का जो पैसेज है वो कोलैप्स नहीं हो जाए, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी कोलैप्स नहीं हो जाए, अगर ना उनका भी कोलैप्स हो जाएगा तो भी चांसेस हो सकते हैं डेथ के। ये अपना देखिए, ये अपना पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ये आपको बनाना भी आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि ड्रॉ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ज़्यादा भी नहीं तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा ये आपको विद लेबल आना चाहिए, ठीक है। तो इसके आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली बन जाएगा, इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो, सो विद इन द लंग्स, तो अब तक हमने देख लिया कि अब एयर जो है वो लंग्स में आ गई है। अब लंग्स में आने के बाद में जो पैसेज है वो डिवाइड हो जाता है स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब, और पतली 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 ट्यूब्स के अंदर आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है, जो कि फाइनली टर्मिनेट होता है एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिन्हें हम बोलते हैं एल्विलाई। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, ये पतली पतली और ट्यूब्स, ये एक ट्यूब, ये एक ट्यूब, ये इस तरीके से ट्यूब में डिवाइड हो गया, और इन ट्यूब्स में फिर आगे जाके ये जो एंडिंग है इसका वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में एंडिंग हो जाती है इस तरीके से, जिन्हें हम बोलते हैं एल्विलाई। ओके, तो ये एल्विलाई जो होती है ये प्लूरल फॉर्म है, अगर सिंगुलर में बोले तो वो होता है एल्व्यूलोलस। एल्विलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। तो ये एल्विलाई जो हैं, जो हमने देखी अभी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये एक सरफेस प्रोवाइड करती हैं जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो सके। जो वॉल्स होती हैं एल्विलाई की, वो क्या करती हैं, वो एक एक्सटेंसिव नेटवर्क कंटेन करती हैं ब्लड वेसल्स, उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स की एक नेटवर्क बने हुए होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने अर्लियर ईयर्स में जब आप छोटे थे उन क्लासेस में आपने देखा है कि जब आप ब्रीद इन, जब आप सांस लेते हैं तो हम हमारे रिब्स को लिफ्ट करते हैं एंड फ्लैटन द डायफ्राम, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपके, अब देखिए यहाँ से समझिए, ये आपका डायफ्राम है, ठीक है। अब जब आप सांस यहाँ से अंदर लेंगे तो ये डायफ्राम क्या होगा, नीचे की तरफ पुश होएगा, नीचे की तरफ पुश होएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये डायफ्राम अभी यहाँ है, नीचे की तरफ पुश होगा तो ये फ्लैटन टाइप इस तरीके का हो जाएगा, जिससे ये इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक की जा सके इन लंग्स के अंदर। तो यहाँ से इसको नीचे करेंगे तो नीचे होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इनटेक ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, तो इससे ये डायफ्राम जो है ये फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है, समझ आया, ताकि उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन हम इनटेक कर सकें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी फ्लैटन हो जाएंगी डायफ्राम, एंड द चेस्ट कैविटी, आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो भी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो चेस्ट कैविटी लार्ज होने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन का इनटेक कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्विलाई, और ये जो एल्विलाई थी इसको भी एक्सपेंड करेंगे और लंग्स भी एक्सपैंड हो जाएंगे और एयर उसके अंदर इजीली सक्ड हो जाएगी। अब यहाँ से एयर तो आ गई, अब ब्लड क्या काम करेगा, ब्लड ही जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड थी आपके अंदर रेस्ट, बॉडी पार्ट्स में रेस्ट, वहाँ से वो ब्लड जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा फॉर रिलीज इनटू द एल्विलाई, और ले जाके कहाँ पे रिलीज कर देगा, एल्विलाई में। एंड ऑक्सीजन इन द एल्विलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्विलाई ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड। यहाँ से एक एक वर्ड को आप ध्यान से समझिए। अभी एयर आ गई, एयर आई सिंपली मीन्स ऑक्सीजन आई, एयर में अपन बोले तो ऑक्सीजन आई, तो वो ऑक्सीजन आई तो उसके लिए हमने डायफ्राम फ्लैटन कर दिया, और वहाँ से हमने जो हमारी रिब्स थी उनको भी हमने लिफ्ट अप किया, फ्लैटन किया, और चेस्ट कैविटी भी लार्जर हो गई। अब यहाँ से क्या हो रहा है, क्योंकि एयर अंदर आ रही है लंग्स में, तो हम क्या करेंगे, फिल्स द एक्सपेंडेड एल्विलाई, और ये जो एक्सपेंडेड एल्विलाई था उसके अंदर जाके फिल हो गई। अब ब्लड का काम ये होता है कि जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के अंदर जो रिलीज़ हुई है, जो प्रेजेंट है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बॉडी से बाहर रिमूव करना है। तो उसके लिए ये जो ब्लड है
ये कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है कहाँ से, रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट, जो बाकी की जो बॉडी पार्ट में जहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको लेके आएगा फॉर रिलीज इनटू द एल्वुलाई, और लाके उसको कहाँ रिलीज करेगा, एल्वुलाई में रिलीज करेगा। सारी बॉडी पार्ट से सब जगह से इकट्ठी कर लाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, कौन, ब्लड, और लाके इसमें रिलीज कर देगा। और जो ऑक्सीजन थी एल्वुलाई एयर में अभी तक, उसको टेकन अप बाय ब्लड, और ये ब्लड ऑक्सीजन ले जाएगा और ले कहाँ से, इन द एल्वुलाई ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्ट, यहाँ से ब्लड वेसल्स की हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट कर देगा सारी सेल्स में। तो ऑक्सीजन का ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ जाएगा किसके अंदर, एल्वुलाई में, और एल्वुलाई एयर से ऑक्सीजन को ले जाएगा बाकी बॉडी पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो इस ब्रीदिंग साइकिल के अंदर क्या होता है, एयर टेकन इन एंड लेट आउट, एयर ली जाती है और बाहर छोड़ी जाती है, जिसकी वजह से जो लंग्स होते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ वॉल्यूम के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम, ताकि इतना टाइम मिल सके कि आपकी बॉडी या ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सके। तो ये सब प्रोसेस लंग्स में होता है इतना, तो इतनी वॉल्यूम लंग्स में प्रेजेंट होती है। नहीं तो अगर मान लो अगर लंग्स में कुछ भी वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं होगी तो इंसान मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन इतनी वॉल्यूम होती है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अच्छे से इतना सफिशिएंट टाइम हो कि ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को ईजिली वहाँ से रिलीज कर दे। जब बॉडी साइज बढ़ जाता है एनिमल्स का, ये तो नॉर्मली जो बॉडी साइज होते हैं तब तक के लिए ठीक है, अब जब बॉडी साइज एनिमल्स का बढ़ गया तो उसके लिए जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो अकेला ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं कर सकता पूरे बॉडी पार्ट्स में। तो अकेला जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो अकेला इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो ऑक्सीजन की डिलीवरी कर दे सारे बॉडी पार्ट्स में, जबकि वहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है एयर से लंग्स में और फिर उसको वो टिश्यूज़ में भेजता है विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर ऑक्सीजन को रिलीज़ करने से पहले, ठीक है, जो जिन में डेफिशिएंट है, जो ऑर्गन या जो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे ले जाके वो उसको रिलीज़ करेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अब हमारे बॉडी में कौन सा होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, सबको मालूम है हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की, मीन्स वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं या अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, ठीक है। इस पिगमेंट में क्या प्रेजेंट होती है, आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स कहते हैं, कॉर्पुस्कल्स। तो ये आरबीसी प्रेजेंट होती है हमारे इस पिगमेंट में, हीमोग्लोबिन में, जिसकी वजह से हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हमें कैसे दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में देन ऑक्सीजन की बजाय, ठीक है, ऑक्सीजन की बजाय जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा किसमें, पानी में घुलता है, एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, किसकी वजह, ऑक्सीजन की वजह, तो इसलिए उसको ट्रांसपोर्टेड किया जाता है ज़्यादातर किस फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में, किसमें, हमारे ब्लड के अंदर। तो हमारे ब्लड में ज़्यादातर किसकी फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म के अंदर उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक रेस्पिरेशन का सिंपल सा टॉपिक था। अब मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देती हूँ, देखो इसका ओवरव्यू देखिए आप, ये देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ऑक्सीडाइज करना है और ऑक्सीडाइज करके हमें क्या रिलीज़ करनी है, एनर्जी रिलीज़ करवानी है, ठीक है। अब देखिए आप बेसिक डिफरेंस, अगर हम डेली रूटीन में ज़्यादातर लोग हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक मानते हैं, पर ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। ब्रीदिंग अलग होता है, रेस्पिरेशन अलग होता है। देखिए ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग एक सिंपली एक्सचेंज होता है गैसेस का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या ले लेता है, ऑक्सीजन तो ले लेता है एनवायरनमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, वो ब्रीदिंग होता है। ये एक फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस हो सकता है जिसमें हम इनहेल कर सकते हैं, एक्सेल मीन्स इनटेक कर सकते हैं या उसको बाहर छोड़ सकते हैं, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए,
जैसे कि फ़िश जो है वो गिल से ब्रीथ करती है, लैंड के जो एनिमल्स हैं वो या तो नॉस्ट्रिल से या लंग से ब्रीथ करते हैं, फ्रॉग जैसे होता है जो वाटर में रहता है तो वो स्किन से ब्रीथ कर लेता है, ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं। तो ये तो था ब्रीदिंग। अब रेस्पिरेशन में देखिए, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें डाइजेस्टेड फूड, अभी हमने देखा कि ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या रिलीज़ करती है, एनर्जी रिलीज़ करती है। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है और ये हमारी बॉडी के अंदर टेक्स प्लेस लेता है। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और किसकी हेल्प से, कुछ स्पेसिफाइड एंजाइम्स होते हैं जो कैटेलाइज करने के काम आते हैं, ठीक है। तो उसकी हेल्प से ये रिएक्शंस होती हैं और इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हमने अभी देखा था कि एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हम उसको स्टोर करते हैं। और जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो सकता है या इंटरनल रेस्पिरेशन भी हो सकता है। ये हमने देखा, ये अभी एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये इसमें ग्लूकोज जो है वो CO2 और वाटर के अंदर ब्रेक डाउन होता है। इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है और ये ज़्यादातर जो हायर फॉर्म से जो कॉम्प्लेक्स जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स, उसमें ये एरोबिक रेस्पिरेशन ही देखने को मिलता है। ग्लूकोज टूटा, ठीक है, पाइरूवेट में, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये वही सेम रिएक्शन है जो हमने देखी थी। एनारोबिक हमने सिंपली देखा ही है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है। इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे ये लैक्टिक एसिड कुछ गलत लिखा गया है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड नहीं बनता, लैक्टिक एसिड तो उसमें बनता था जब लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। इसमें लेसर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये ईस्ट में हो टेक प्लेस लेता है। उसमें क्या होता है, इसमें ये पाइरूवेट वही सेम इथेनॉल, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल था यहाँ पे, है ना, हमने देखा था। तो ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल था, यहाँ पे वाटर के रिलीज़ हो रहा था और साथ में एनर्जी का तो रिलीज़ होता ही है। और ये जो हमारी मसल सेल्स थी जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन से होता है, उसमें वही पाइरूवेट बनता है, फर्मेंटेशन होता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। ये हमने डायग्राम देखा ही है अभी बुक के अंदर, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए विद लेबलिंग। सो आई होप आपको ये रेस्पिरेशन टॉपिक जो है वो इजीली क्लियर हो गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और जिसने भी मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखिए और जिसने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हम अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं वो इजीली आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।